नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम अनुवाद के साधनों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अनुवाद करते समय किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि अनुवाद के साधन किसे कहते हैं। दोस्तों, अनुवाद भाषा से संबंधित एक तकनीकी कार्य है। इसे संपादित करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। यानी अनुवाद को संपादित करने के लिए या अनुवाद को संपन्न करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। अनुवाद में सहायक ये उपकरण ही अनुवाद के साधन कहलाते हैं। यानी अनुवाद करते समय अनुवाद की जो सहायता करते हैं, यानी अनुवाद के सहायता में जो उपकरण होते हैं, उन्हीं उपकरणों को अनुवाद का साधन कहा जाता है। अनुवाद के साधनों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी अनुवाद के जो साधन हैं उन्हें मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया कोश, दूसरा हो गया पारिभाषिक शब्दावली और तीसरा है मशीन और कंप्यूटर। मशीन और कंप्यूटर। कोश में हम कोश के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली जो है, इसमें विशिष्ट शब्दों का अध्ययन किया जाता है जिनका एक निश्चित परिभाषा होता है। और मशीन और कंप्यूटर में अनुवाद के साधनों में जो मशीन होते हैं, जैसे टाइपराइटर हो गया या अन्य प्रकार की कोई मशीन हो गया, या कंप्यूटर के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है, उसमें कंप्यूटर को किस प्रकार से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम विशेषतः कोश का अध्ययन करेंगे कि कोश किसे कहते हैं, कोश के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कोश का महत्व क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोश किसे कहते हैं, यानी कोश का अर्थ क्या होता है। कोश का सामान्य अर्थ है खजाना। कोश का सामान्य अर्थ होता है खजाना। संस्कृत वाङ्मय में इसका अर्थ शब्द संग्रह से लिया गया है। यानी कोश से आशय ऐसे ग्रंथ से है जिसमें शब्दों के अर्थ तथा पर्याय आदि संग्रहित हों। यानी दोस्तों, संस्कृत के जो वाङ्मय ग्रंथ है उसमें जो है कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों का संग्रह हो, शब्दों के अर्थ दिए गए हों और शब्दों के पर्याय आदि दिए गए हों। आधुनिक विद्वान कोश का अर्थ अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी से लगाते हैं। यानी आधुनिक समय में जो विद्वान हैं उनके अनुसार कोश शब्द जो है वो डिक्शनरी के समान है। यानी डिक्शनरी जो अर्थ देता है वही कोश शब्द भी अर्थ देता है, जिसमें शब्दों का अर्थ, व्याकरणिक कोटि, पर्याय, संदर्भ आदि संग्रहित होते हैं। यानी कोश में शब्दों के अर्थ संग्रहित होते हैं, शब्दों की व्याकरणिक कोटियां संग्रहित होती हैं, शब्दों के पर्याय संग्रहित होते हैं और शब्दों का संदर्भ भी इसमें संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कोश के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कोश के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से जब कोश का नाम लेते हैं तो उसका आशय शब्दकोश से होता है। यानी जब हम कोश का नाम लेते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले शब्दकोश की तरफ जाता है। लेकिन कोश जो है कई प्रकार के होते हैं, केवल शब्दकोश को ही हम कोश नहीं मान सकते हैं। जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो उसे कभी शब्द के अर्थ की आवश्यकता होती है, कभी संदर्भ की आवश्यकता होती है, कभी पर्याय की आवश्यकता होती है, कभी कभी शब्दों के सांस्कृतिक परिदृश्य की आवश्यकता होती है, तो कभी उसके ऐतिहासिक महत्व की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह के कोश तैयार की गई हैं जिससे अनुवाद कार्य में सहायता मिल सके। यानी दोस्तों, जब कोई अनुवादक अनुवाद का कार्य संपन्न करता है तो उसे अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। कभी उसे शब्दों के अर्थ जानने की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी शब्दों का संदर्भ जानना चाहता है, कभी उसके पर्यायवाचियों को जानना चाहता है, तो कभी शब्दों के सांस्कृतिक परिदृश्य, यानी किस संस्कृति से शब्द निकले हुए हैं, इसको जानना चाहता है। तो कभी कभी अनुवादक जो होता है शब्दों के ऐतिहासिक महत्व को भी जानना चाहता है। और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए उसे अलग अलग कोश की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग अलग कोश बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि कोश के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से कोश जो है बनाए गए हैं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। पहला है शब्दकोश। अनुवाद कार्य में शब्दकोश सबसे अधिक उपयोगी होता है। यानी अनुवाद कार्य जब कोई अनुवादक करता है तो शब्दकोश सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। अनुवादक जो है शब्दकोश का ही सर्वाधिक प्रयोग करता है। अंग्रेजी में इसे डिक्शनरी कहते हैं। यानी शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। इसमें शब्द के अर्थ,
व्याकरण की स्थिति, पर्याय तथा भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण भी उपलब्ध होते हैं। यानी शब्दकोश में शब्दों का अर्थ दिया होता है, शब्दों के व्याकरणिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है, शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए होते हैं और शब्दों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण भी उसमें उपलब्ध होता है। शब्दकोश सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शब्दकोश दोस्तों कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक भाषिक शब्दकोश, यानी जब शब्दकोश किसी एक भाषा से संबंधित होगा तो उसे हम एक भाषिक शब्दकोश कहेंगे। जैसे कोई ऐसा शब्दकोश हो जो केवल हिंदी भाषा से संबंधित हो, यानी हिंदी के शब्द हो और उन शब्दों का क्या अर्थ होता है वही दिया हुआ हो, तो उसे हम एक भाषिक शब्दकोश कहेंगे। दूसरा है द्विभाषिक शब्दकोश, यानी जिसमें 2 भाषाओं का शब्दकोश हो। जैसे हिंदी इंग्लिश शब्दकोश, हिंदी का अर्थ जो है अंग्रेजी भाषा में दिया गया हो तो उसे द्विभाषिक शब्दकोश कहेंगे। अगला है बहुभाषिक शब्दकोश, यानी जब एक साथ कई भाषाओं का अर्थ एक साथ दिया हो तो उसे हम बहुभाषिक शब्दकोश कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्दकोश का अगला प्रकार क्या है। अगला प्रकार है समांतर कोश। समांतर कोश अंग्रेजी में इसे थिसारस कहते हैं, यानी समांतर कोश को अंग्रेजी में थिसारस कहते हैं। इसमें शब्द और उसके पर्याय की व्याख्या की जाती है। थिसारस में यानी समांतर कोश में शब्दों के पर्याय दिए होते हैं और उन पर्यायों की ही इसमें व्याख्या की जाती है। प्रत्येक पर्याय शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक शब्दों के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक दूसरे के जगह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पर्याय शब्द जो होता है वो अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ भी रखता है। थिसारस में उन्हीं पर्याय शब्दों का सूक्ष्म विवेचन करते हुए उसके सटीक अर्थ की ओर इंगित किया जाता है। यानी थिसारस में क्या किया जाता है, उन्हीं पर्याय शब्दों का सटीक अर्थ विवेचित किया जाता है और उसका सही अर्थ क्या होगा इसको इंगित किया जाता है। इस कोश में लेखक या अनुवादक को सही संदर्भ चुनने में सहायता मिलती है। यानी इस कोश के द्वारा जो लेखक होता है या जो अनुवादक होता है वो ठीक ढंग से शब्द चुन सकता है, किन शब्दों का किस संदर्भ में प्रयोग करता है या ठीक ढंग से जान सकता है। आगे बढ़ते हैं और शब्दकोश यानी कोश का अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है दोस्तों विश्वकोश। अंग्रेजी में इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी विश्वकोश को अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें अनेक विषय, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। यानी विश्वकोश में चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित जानकारी खोजना चाहें तो मिल सकता है। वो धर्म से संबंधित हो सकता है, दर्शन से संबंधित हो सकता है, साहित्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान किसी भी विषय से संबंधित हो तो विश्वकोश में सभी जानकारियां एक जगह आपको मिल जाती हैं। विश्वकोश में यह प्रयास किया जाता है कि संबंध विषय पर उपलब्ध सभी जानकारी एक ही स्थान पर दे दी जाए। यानी विश्वकोश में किसी भी विषय पर आपको जानकारी ढूंढनी है तो सभी जानकारी आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शब्दकोश का अगला प्रकार देखते हैं, कोश का अगला प्रकार देखते हैं। अगला है पर्याय कोश। इस प्रकार की कोश में केवल पर्यायवाची शब्द एक साथ दी जाती हैं। पर्याय कोश में पर्यायवाची शब्दों का एक जगह संग्रह कर दिया जाता है, लेकिन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या नहीं होती है इसमें। इसका उद्देश्य होता है कि प्रयोगकर्ता के सामने सभी मिलते जुलते शब्द आ जाएं। यानी पर्याय कोश का यह उद्देश्य होता है कि जो प्रयोग करता है, जो अनुवादक है या जो लेखक है, उसके सामने एक जैसे मिलते जुलते शब्द आ जाएं ताकि वह आसानी से उन शब्दों का चयन कर सके जिसका उसे प्रयोग करना है अनुवाद करते समय या कोई ग्रंथ लिखते समय। दोस्तों इसके अलावा भी कोश के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे साहित्यिक कोश हो गया जिसमें साहित्य से संबंधित चीजों की जानकारी होगी। ऐतिहासिक कोश हो गया जिसमें शब्दों का ऐतिहासिक रूप से संग्रह किया जाएगा, ऐतिहासिक अर्थ रहेंगे उसमें। पारिभाषिक कोश होते हैं जिसमें शब्दों की विशिष्ट परिभाषा दी हुई होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक कोश होते हैं जिसमें शब्दों के सांस्कृतिक संदर्भ की जानकारी होती है कि कौन से शब्द किस सांस्कृतिक संदर्भ से निकले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे कि कोश के महत्व क्या है, यानी कोश का महत्व क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है। कोश का पहला महत्व है कि जब अनुवादक को
स्रोत ग्रंथ के किसी शब्द का सटीक अर्थ ज्ञात नहीं होता है तो वह एक भाषिक कोश की सहायता लेता है। यानी जब अनुवादक को स्रोत ग्रंथ के किसी शब्द के सटीक अर्थ का पता न हो तो किसका सहायता लेगा? एक भाषिक कोश का सहायता लेगा, क्योंकि एक भाषिक कोश में केवल एक भाषा से संबंधित होंगी। अगर हम स्रोत ग्रंथ की जो भाषा है उसे संदर्भित एक भाषिक कोश की सहायता लेंगे तो उसमें स्रोत ग्रंथ के शब्द का ठीक ठीक अर्थ हम लगा पाएंगे। अगला महत्व है, साहित्य में शब्दों का विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ जानने के लिए एक भाषिक कोश की आवश्यकता होती है। यानी साहित्य में अगर हम शब्दों का विशिष्ट अर्थ जानना चाहें या उसका लाक्षणिक अर्थ जानना चाहें तो भी हम एक भाषिक कोश की सहायता ले सकते हैं। अगला महत्व है कि स्रोत ग्रंथ के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रतिशब्द मतलब पर्याय शब्द ज्ञात करने के लिए अनुवादक को द्विभाषिक कोश की सहायता लेनी पड़ती है। यानी अगर अनुवादक स्रोत ग्रंथ के शब्दों का प्रतिशब्द यानी पर्याय शब्द ज्ञात करना चाहता है तो द्विभाषिक कोश की सहायता लेगा, क्योंकि उसमें स्रोत ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों भाषाओं के शब्द और उसके अर्थ दिए रहते हैं। अगला महत्व है, व्यवसायिक या तकनीकी विषयों का अनुवाद करते समय पारिभाषिक कोश की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर हम व्यवसायिक या तकनीकी विषयों का अनुवाद करना चाहते हैं तो हमें पारिभाषिक कोश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे तकनीकी शब्द इसमें शामिल होते हैं। उन तकनीकी शब्दों को जानने के लिए हमें पारिभाषिक कोश का सहारा लेना पड़ेगा। अगला महत्व है, जब स्रोत ग्रंथ का संबंध अलग संस्कृति से हो, यानी लक्ष्य ग्रंथ जिसमें हम लिखना चाहते हैं उसे अलग संस्कृति से संबंध हो स्रोत ग्रंथ का, तो हम सांस्कृतिक संदर्भ जानने के लिए सांस्कृतिक कोश की सहायता लेते हैं। वहां पर सांस्कृतिक कोश की आवश्यकता पड़ती है। अगला महत्व है, अनेक पर्यायों में से सटीक तथा सूक्ष्म अर्थ समझने के लिए थिसारस तथा पर्याय कोश उपयोगी होते हैं। यानी पर्यायों में से कोई हमें सटीक अर्थ जानना है, किसी शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उन पर्यायवाचियों का सटीक और सूक्ष्म अर्थ हमें जानना है तो इसको जानने के लिए हम थिसारस का सहायता लेंगे और पर्याय कोश का सहायता लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।